मिडिल क्लास आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल का फर्क होता है। कॉमन सेंस के लिए एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिसको आप भगवान मानकर इतना भरोसा करते हो वह डॉक्टर आपको उस कंपनी की दवाई लिखता है जिस कंपनी से उसने पैसा खाया होगा। अगर आप मार्केट में पता करोगे तो इस समय 30 से 40% का रेट चल रहा है डॉक्टरों का, और जो रेगुलर बेसिस पर बाहर की ट्रिप्स स्पॉन्सर होती हैं वो अलग हैं। जब भी कोई नई बीमारी दुनिया में आती है तो उसकी दवाई बनाने में बहुत रिसर्च, पैसा और टाइम लगता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन लगभग 2.6 बिलियन डॉलर्स तक लग जाते हैं जब किसी नई दवाई को बनाया जाता है। और फिर इतना पैसा और टाइम लगाने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि दवाई बन ही जाएगी। एक छोटी सी मिस्टेक से सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो वो उसे पेटेंट करवाती है, और आगे आने वाले 20 साल तक सिर्फ वही इनोवेटर कंपनी जिसने उस दवाई को बनाया था उस दवाई को बेच सकती है, वो भी अपनी मर्जी के रखे हुए रेट पर। कोई और कंपनी चाहे तो उस दवाई को बनाकर नहीं बेच सकती। इससे पूरे 20 साल तक वो कंपनी अपनी कॉस्ट निकालती है और इस दवाई को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है। और यह सब इसलिए किया जाता है ताकि इन्वेंटर कंपनी को उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल सके और वह अपना लगा हुआ पैसा भी वापस निकाल सके। फिर जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस दवाई को कोई भी कंपनी बनाकर बड़े ही आराम से बेच सकती है, और जब कंपनी उसको बनाकर मार्केट में बेचती है तो उसको कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन। एक जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से काफी सस्ती मिलती है, क्योंकि सारी कंपनी उसको बना रही है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। और इन सब कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्च नहीं हुआ होता, तो कम रेट पे भी वह अपना प्रॉफिट बड़े ही आराम से कमा लेती है। एफडीए के हिसाब से जेनेरिक मेडिसिन 80 से 85% सस्ती होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। भले ही जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती होती है, लेकिन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता। दवाइयों का केमिकल कंपोजिशन, सॉल्ट स्ट्रेंथ सब कुछ सेम होता है। यहाँ तक कि दोनों दवाइयों को अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो 1 सेकंड तक का भी फर्क नहीं होता। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन ड्रग्स कंपनीज को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड दवाइयों में जो मुनाफा होता है उसके कंपैरेटिबल में जेनेरिक मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता। यह जो 20 साल का गोल्डन टाइम होता है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, कंपनीज जो मन करे वह रेट खुद से डिसाइड करती हैं, और लोगों की तो मजबूरी होती है सिर्फ उन्हीं से दवाई लेने की। ड्रग्स कंपनीज का मतलब है कि फार्मा कंपनीज जो दवाई बनाती है। तो कंपनीज क्या करती है, जब इसका पेटेंट खत्म हो जाता है और दवाई मार्केट में सस्ते दामों पर बिकने लगती है तो सेम मेडिसिन का न्यू वर्जन निकाल देती है। ओरिजिनल कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज करके एक नए नाम का पेटेंट डालकर ज्यादा दामों में बिना किसी कंपटीशन के मार्केट में बेचती हैं। जैसे पैरासीटामोल एक जेनेरिक मेडिसिन है, तो पैरासीटामोल में थोड़े से चेंजेस करके आप अलग अलग कंपनीज के नाम से दवाइयां बेच सकते हैं। आप कभी गौर से देखेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्ट लिखा होता है वो एकदम सेम होता है। कुछ केसेस में लोग ऐसा भी करते हैं कि पैरासीटामोल और सिट्राजिन को उठाकर कॉम्बिनेशन बना देते हैं, फिर एक नई कंपनी के नाम से मेडिसिन लॉन्च कर दी जाती है, वो भी महंगे दामों पर। 650 mg पैरासीटामोल आप किसी भी कंपनी से लेंगे वह सेम ही काम करेगी। एक जेनेरिक मेडिसिन में और एक ब्रांडेड मेडिसिन में कोई भी फर्क नहीं होता। अब बात यह है कि मेरे कहने से आप इतना बड़ा रिस्क लेकर जेनेरिक दवाइयां क्यों लेने लगोगे। इनफैक्ट मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी इंजीनियरिंग का है। मेडिकल से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस के लिए एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं होती। जो मैंने आपको बताया है यह मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। यह सेम बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आकर बोली है कि जेनेरिक दवाइयां ही लीजिए, कोई फर्क नहीं होता इनमें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने न जाने कितनी बार हमारे डॉक्टर्स को एडवाइजरी जारी की है कि सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही पेशेंट्स को लिखें। इस चीज को समझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि केंद्र तक लॉन्च किए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं। इनफैक्ट 2017 में यह बोला गया कि अगर डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं तो एक बिल पास करके लॉ बना दिया जाएगा। जेनेरिक दवाइयों का तो हर डॉक्टर को मानना ही होगा। वो भी ऑन रिकॉर्ड बोला गया है कि जेनेरिक दवाइयों को यूज करने से काफी कम पैसों में लोगों का इलाज हो पाएगा। इसके बाद भी जो मैंने बोला है आप वो अपने फैमिली डॉक्टर या किसी ऐसे डॉक्टर जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उससे कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई 1 रुपए की चीज है तो वो मार्केट में 20 रुपए की बिक ही नहीं सकती। हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो बिक सकती है, अगर आपका डॉक्टर आपको यह बात बोले, वरना सेम चीज को ज्यादा पैसे देकर दुनिया में कोई नहीं खरीदना चाहेगा। आप जब मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई मांगते हो और वह कहता है कि किसी और कंपनी की सेम दवाई दे दूं, तो आप साफ मना कर देते हो। यह केवल एक ट्रस्ट होता है आपका आपके डॉक्टर के ऊपर। लेकिन जिसको आप भगवान मानकर इतना भरोसा करते हो वह डॉक्टर आपको उस कंपनी की दवाई लिखता है जिस कंपनी से उसने पैसा खाया होगा। फार्मा कंपनी ने पूरी तरह से इंडिया के हेल्थ सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। इन कंपनीज का फायदा होता है ब्रांडेड मेडिसिन बेचकर, इसलिए फार्मा कंपनीज डॉक्टर को पैसे देती हैं पेशेंट को ब्रांडेड मेडिसिन रिकमेंड करने के लिए। शायद आपको पता ना हो, लेकिन डॉक्टरों का परसेंटेज बना होता है। अगर आप मार्केट में पता करोगे तो इस समय 30 से 40% का रेट चल रहा है डॉक्टरों का, और जो रेगुलर बेसिस पर बाहर की ट्रिप्स स्पॉन्सर होती हैं वो अलग हैं। यही रीजन है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के बजाय ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। और अगर कोई डॉक्टर ईमानदारी से काम करना चाहे भी
तो इन्होंने मेडिकल स्टोर्स पर भी पैसे पहुंचा रखे हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर जेनेरिक दवाई लिख भी देता है, आप पर्चा लेकर घूमते रह जाओगे लेकिन आपको जेनेरिक दवाई कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी मेडिकल स्टोर पर फार्मा कंपनीज ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई है कि पूरा मेडिकल स्टोर ब्रांडेड दवाओं से भरा हुआ है। और यह मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यह मैं सिर्फ उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जमीर बेचा हुआ है। फार्मा कंपनीज ने मार्केट में यह चीज इतनी अच्छे तरीके से फैला के रखी हुई है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है या महंगी दवाइयां होती हैं वो बहुत अच्छे से इलाज कर सकती हैं। कोई भी दवाई हो, चाहे वो ब्रांडेड हो या जेनेरिक हो, मार्केट में वह तभी आती है जब FDA अप्रूव करता है। अगर जेनेरिक दवाई लेस इफेक्टिव होगी तो वह मार्केट में आ ही नहीं सकती। जेनेरिक हो या ब्रांडेड, दोनों मेडिसिन सेम सेट ऑफ टेस्टिंग से पास होती है तभी मार्केट में आती हैं। इसके साथ साथ इंडिया में दवाई बनाने वाली जो कंपनीज हैं वह अपने नाम से दवाइयां बना रही हैं, अपने नाम से GST कटवाकर दवाइयां बेच रही हैं, उसके नाम से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर कोई भी कंपनी डुप्लीकेट दवा बनाते हुए पकड़ी गई तो उसको उम्र कैद की सजा होती है। आप कह सकते हो कि उस दवाई से कोई मरेगा नहीं, लेकिन हाँ, असर उतना नहीं होगा जितना ब्रांडेड दवाइयों से होता है। अगर कोई कंपनी ऐसी दवाई बनाती है जो लेस इफेक्टिव हो, जो दिए गए स्टैंडर्ड से सिर्फ 1 सेकंड लेट डिसॉल्व होती है, तो उसके लिए भी 2 साल की सजा है कानून में। कोई भी आदमी कंपनी खोलकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मान लो कि आपका डुप्लीकेट या फर्जी दवाई बनाने का काम है, तो आप ब्रांडेड दवाइयों की डुप्लीकेसी करोगे, ना कि जेनेरिक दवाइयों की। जेनेरिक दवाइयां तो 50 पैसे 70 पैसे की आती हैं, लेकिन महंगी दवाई आती है ब्रांडेड दवाइयां। जो असली प्रॉफिट देगी डुप्लीकेसी में वो है ब्रांडेड दवाइयां। सुजाता राव जो यूनियन सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली में 2010 तक, उन्होंने अपने टेन्योर में कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वह सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। बाद में सुजाता राव ने इसको लागू न होने के कारण ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सीनियर्स ने इस चीज के लिए मना किया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी प्रेशर आ रहा है इसको बंद करने के लिए। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि फार्मा कंपनीज ने कितने अंदर तक अपने पैर जमा के रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने मल्टीपल एडवाइजरी जारी की है और क्लियरली बोला है कि डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयां ही लिखें, उसके बाद भी डॉक्टर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। पर इतना प्रेशर आया था कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों या सीनियर ऑफिसर्स हों कि हमें क्यों बकवास ड्रग्स दे रहे हैं, जेनेरिक ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, हमें ब्रांडेड ड्रग्स चाहिए। सरकारी फार्मेसी में जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं। एक आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वहां डॉक्टर को अपनी बीमारी दिखाता है, फिर 6 से 7 घंटे सरकारी फार्मेसी में लाइन लगाता है और नंबर आने के बाद उसे यह बोला जाता है कि जो पर्चा आप लाए हैं उस पर ब्रांडेड मेडिसिन का नाम लिखा है, यहाँ सिर्फ जेनेरिक दवाई मिलती है, आप डॉक्टर से जेनेरिक दवा लिखवा कर आओ फिर वो मिलेगी। डॉक्टर जानता है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं, उसके बाद भी ब्रांडेड दवाई लिखी जाती है ताकि बाहर जाकर उसी कंपनी की दवाई खरीदें। गवर्नमेंट अगर यह मैंडेटरी कर भी दे कि डॉक्टर्स को सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखनी है, तो फार्मा कंपनीज दवाइयों की शॉर्टेज कर देगी पूरे मार्केट में और इससे पूरा हेल्थ सिस्टम ब्रेक होने का चांसेस है। गवर्नमेंट ने जो जन औषधि केंद्र खोला है वहां पर भी लिमिटेड जेनेरिक दवाइयां ही मिलती हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है जेनेरिक दवाई एक्सपोर्ट करने में। हम पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते दामों में जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में आपको जेनेरिक दवाइयां मिल ही नहीं रही हैं। इससे बड़ा जोक कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जेनेरिक है और कौन सी ब्रांडेड है? पहली चीज तो ये है कि जेनेरिक सस्ती होती है और जेनेरिक दवाई उसके सॉल्ट के नाम से चलती है, लेकिन हर किसी के लिए इतना पहचानना और समझना आसान नहीं होता। तो आप एक काम करिए, आप सीधे जाइए www.janaushadhi.gov.in पर और उसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाकर दवाइयों का कोड या फिर उसका नाम डालिए। आपके पास जेनेरिक दवाइयों की लिस्ट आ जाएगी और रेट भी आ जाएंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेडिसिन 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एसेंशियल मेडिसिन और नॉन एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन मतलब आवश्यक और नॉन एसेंशियल मेडिसिन मतलब अनावश्यक। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, इंडिया के अंदर 348 यानी 348 एसेंशियल ड्रग्स हैं। एक बार गवर्नमेंट ने किसी दवाई को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया, उसके बाद प्राइस क्या होगा उस दवाई का वह गवर्नमेंट तय करती है और फार्मा कंपनीज का कंट्रोल हट जाता है। इसलिए फार्मा कंपनीज नॉन एसेंशियल ड्रग्स से कमाती हैं। ये फार्मा कंपनीज नॉन एसेंशियल ड्रग्स को डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टोर्स को पैसे देकर अपनी दवाइयां रिकमेंड करवाती हैं। जो डॉक्टर मनी माइंडेड होते हैं, जिन्होंने पैसे ले रखे होते हैं, वो 1-2 एसेंशियल दवाइयों के साथ साथ 5-6 नॉन एसेंशियल दवाई चिपका देते हैं और मरीज बेचारा उन डॉक्टर की लिखी दवाई ढूंढता रहता है। इससे बड़ा विश्वासघात कुछ हो ही नहीं सकता। नॉन एसेंशियल ड्रग, जैसा कि नाम में ही मेंशन है, अनावश्यक, यह 348 है क्वालिटी एसेंशियल ड्रग के नए नए वर्जन। इंडिया में एसेंशियल ड्रग्स 348 हैं
और नॉन एसेंशियल ड्रग करीब 14,000 से भी ज्यादा हैं। एक ही सॉल्ट को अलग अलग तरीके से पेटेंट करवाकर महंगे दामों में बेचा जाता है। आपको अगर एक पैथोलॉजी लैब खोलनी है, आप कितनी शानदार लैब खोलकर बैठ जाओ, एक भी आदमी नहीं आएगा। आपको पैथोलॉजी लैब खोलने के बाद वहां के डॉक्टर से जाकर मिलना होगा, उनका रेट सेट करना होगा, तब आपके पास लोग आएंगे। यही रीजन है कि आप छोटी सी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह डॉक्टर आपको 50 टेस्ट लिखकर दे देता है। कुछ पैथोलॉजी लैब वाले ज्यादा मार्जिन बनाने के चक्कर में सिंक टेस्ट कर देते हैं। सिंक टेस्ट का मतलब हुआ आपका सैंपल सिंक में डालकर आपको फेक रिपोर्ट दे देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के प्रॉपर सेल्स टारगेट होते हैं, सेल्स रिव्यूज मीटिंग होती है, हर महीने का कोटा फिक्स होता है, पेशेंट को एडमिट कराने से लेकर सर्जरी करने तक के टारगेट होते हैं। एक पुणे बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है साथी, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय शुक्ल ने एक सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्टिव सर्जरी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की पहली पसंद होती है। इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी है जहां बिना सर्जरी के भी काम चल सकता है, उसके बाद भी डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं। कुछ केसेस में जो एजेड लोग होते हैं जिनकी सर्जरी कुछ सालों बाद करने की जरूरत पड़ती है, उनकी सर्जरी भी पहले कर देते हैं अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए। फरवरी में साथी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें मेंशन था कि एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया नौकरी से क्योंकि उसने 10% कन्वर्जन ही किया था सर्जरी का। अगर 2 लाख की सर्जरी होती है तो उसमें से 25,000 डॉक्टर को जाएगा और बाकी हॉस्पिटल रखेगा। इसलिए सेकंड ओपिनियन या फिर अपने ट्रस्टेड डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। करीब 44% पेशेंट हैं जिन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया और उनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप जब भी कोई इलाज करवाने जाते हैं तो आपको डिस्चार्ज समरी दी जाती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि किस चीज के लिए दिक्कत थी, किस चीज के लिए सर्जरी की गई, क्या क्या दवाइयां लिखी गई इत्यादि। आप देखेंगे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में यह जो डिस्चार्ज रिपोर्ट होती है वो देते ही नहीं है। हमारे देश की 2/3 ऑफ पॉपुलेशन गरीबी से जूझ रही है, इतनी गरीबी से जूझ रही है कि उसको रोटी तक नसीब नहीं हो रही, और आप उसको ब्रांडेड मेडिसिन लेने पर मजबूर करेंगे तो वह मर ही जाएगा ना। एक दिन की अर्निंग है 100 रुपए, उसमें से आधा पैसा दवाई में जाएगा तो देश गरीबी से कैसे आजाद होगा। हर डॉक्टर को पता है कि असली कमाई शहरों में होती है, तो गाँव में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। रूरल एरिया में 57% डॉक्टर्स जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं उनके पास मेडिकल डिग्री तक नहीं है। उनमें से 31% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास किया है। मतलब कि रूरल एरिया में 57% मुन्ना भाई जैसे लोग घूम रहे हैं। इस चीज को लेकर आज तक एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जो कोई सही रेगुलेशन लेके आई हो। आपको रटवा दिया जाता है कि आपके एरिया के किस कास्ट का नेता खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, लेकिन एक छोटी सी चीज जो हर देश के नागरिक को पता होनी चाहिए, जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में फर्क। यह चीज जब से देश आजाद हुआ है आज तक एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जो सबको यह समझा पाए, क्योंकि अगर आपको यह चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आप मैनिफेस्टो में मंदिर और मस्जिद नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स मांगोगे। मिडिल क्लास आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल का फर्क होता है। मिडिल क्लास आदमी के घर में अगर किसी को बड़ी बीमारी आ जाए तो गरीबी रेखा के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज, मेडिकल स्टोर्स और लैब का जो ये नेक्सस चल रहा है, इसकी वजह से सिर्फ 20% लोग ही दवाइयों का खर्च उठा सकते हैं और 40% लोग ऐसे हैं कि अगर वो किसी बड़ी बीमारी में फंस गए तो उनको उधार लेना पड़ जाता है। ऐसे करंट सिचुएशन में जहां बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उसके बीच एक मिडिल क्लास आदमी के पास क्या सोल्यूशन बचता है? कोई सोल्यूशन नहीं बचता। हमारा डिस्कशन तो यहाँ खत्म हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।